वेरी गुड। और 3 स्टैचू की बात किए थे हम लोग। कौन कौन सा था? कौन सा तीसरा? वो तो पटेल वाला था। इक्वालिटी हो तो हाँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी तो पटेल का है, जो पटेल का गुजरात में बना हुआ है। बाकी 3 था बिलीफ, पीस और इक्वलिटी। शांति, शांति, समानता और विश्वास, ये 3 था। आज हम लोग वो जो हमारा सोशल रिलीजियस मूवमेंट पे कुछ हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, बहुत सारा एरिया जो छूटा हुआ था, उस पर हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। उससे कुछ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मिला है हमको, तो सोचे पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। हिस्ट्री वाला जो सेगमेंट था, जिसमें हम लोग, याद होगा अगर आप लोग तो, आप लोगों को तो जिसमें हम लोग सोशल रिलीजियस मूवमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और आप लोग अच्छा परफॉर्म भी किए थे। तो उसी में से कुछ क्वेश्चन है जो आज हमको दिखा है, तो सोचे आज आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था कि ठगों के दमन, ठगी प्रथा भारत में बहुत हुआ करता था। पता है आपको? ठग लोग घूमा करते थे। आप रास्ते में चल रहे हैं, फेस बदल करके आते थे और आपको लूट लेते थे। ये सब कुछ खत्म हो गया। और भारत में ठगों का मक्का कहा जाता था बनारस। कोई भी बंदा अगर बनारस चले जाए तो बिना ठगाए नहीं आएगा, उसको लोग ठग ही लेंगे। तो ठगों का दमन किया गया था, खत्म किया गया था। किस गवर्नर जनरल के समय में और किसके द्वारा? पता है? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा एक सैनिक अधिकारी था, कैप्टन स्लीमन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कैप्टन स्लीमन के द्वारा ठगों का उन्मूलन किया गया था। ये ठग होते क्या थे? ये ठग कहां से पैदा हुआ, ये भी आपको समझ लेना होगा। दरअसल 1757 के बाद से जिस तरह से भारत के प्रिंसली स्टेट या देसी राज्यों का पतन शुरू हुआ, दूसरी ओर 1757 के बाद से जिस तरह से इकोनॉमी पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, या कहे कृषि, या कहिए मैन्युफैक्चरिंग, या विनिर्माण, या व्यापार, इन सबों पर जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण होता चला गया, बहुत सारे लोग बेरोजगार होने लगे, अनएम्प्लॉयड हो गए वो। और इसके वजह से बहुत सारे लोग क्या करने लगे कि राह चलते लोगों को लूटने लगे, और नहीं तो फिर ठगने लगे। वो उनका प्रोफेशन बन गया। मान लो शहर के हम व्यापारी थे, या हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, तो हमको तो पता है कि लोगों की क्या कमजोरी है, क्योंकि मेरा सारा दिन पब्लिक रिलेशन में या पब्लिक इंटरेक्शन में ही बीतता था। ऐसी स्थिति में हम लोगों को रग रग से वाकिफ होते थे। तो बहुत बड़ी आबादी एक ठगी, डकैती, चोरी, लूट, इन सब कामों में लग गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे होगा, क्या होगा? फिर यही सब होगा। तो भारत में 19वीं शताब्दी में ये भारत की परंपरा नहीं थी। ऐसी नहीं थी कि ये भारत की परंपरा थी। ये 18th AD से शुरू हुआ है। बहुत सारे लोग सन्यासी, फकीर बन गए।
अंग्रेजों के इस नीति के कारण, क्योंकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप भारतीय मानव समाज के हर एक स्तर और हर एक क्षेत्र में होने लगा। वो कोशिश ये करने लगे कि जहां से हो सके, जितना ज़्यादा हो सके हम फायदा उठाएं। तो ये एक समस्या हो गया था। और चाहे ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नमेंट थी या सरकार थी या शासन थी या प्रशासन था, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। और गाहे बगाहे उनके अधिकारी भी ठगे जाते थे, लूटे जाते थे। तो इसलिए विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमन को इनको धर पकड़ करने, इनको सजा देने और इनको ख़त्म करने के लिए नियुक्त किया था, और इसी ने ख़त्म भी किया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सत्य शोधक समाज, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, बता भी चुके हैं। किसने शुरू किया था या किसने स्थापना की थी, और क्या था यह सत्य शोधक समाज? बोलो। नहीं पता है, सब साइलेंट हो गए आप लोग। इस पर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? सत्य शोधक समाज नहीं पता है। सत्य शोधक समाज दरअसल महाराष्ट्र में एक निम्न कास्ट के समाज सुधारक हुए, जिसका नाम था ज्योतिराव फूले। इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। ज्योतिराव फूले वर्ष 1873 में शूद्रों का, अस्पृश्य जातियों का जो समाज में शोषण हो रहा था, उनके खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ निम्न जातियों को, दलितों को, आदिवासियों को इकट्ठा करके एक मूवमेंट चलाया था। और अंबेडकर से पहले राष्ट्रीय स्तर का आप कह सकते हैं कि दलित समाज सुधारक के रूप में ज्योतिराव फूले को याद किया जाता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये 3 पुस्तक है। इन तीनों की रचना किसने की थी? कभी सुने हैं? ठीक है। इन तीनों लिखते भी चलना फटाफट, ना कि सिर्फ सुन करके भूल जाना, फिर कल को अगर हम पूछें तो याद ही नहीं है सर। इन तीनों ही पुस्तकों की रचना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। और ये तीनों ही पुस्तक वेद और उपनिषद पर आधारित है। जब विवेकानंद ने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने वहां से जो अनुभव प्राप्त किया उसी को इन तीनों पुस्तकों में संकलित किया। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। और आपको पता ही है कि विवेकानंद ने ही 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
एक और क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज, इंग्लिश में पूछा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। बोलो। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना। भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। हिंदी में इसको कहा जाता है भारत सेवक समाज, इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 में किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ये समझ लो गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो आपको पता ही है कि गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, वो गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जब तक जीवित थे गांधी उन्हीं के मार्गदर्शन में राजनीतिक कदम या राजनीतिक निर्णय लिया करते थे। तो ये महाराष्ट्र के पुणे में वर्ष 1905 में, पुणे में 1905 में इस संगठन की स्थापना की थी। ये संगठन जैसे आज का आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी के तर्जुमा पर इसी तरह काम किया करता था। ये क्या करता था कि लोगों को शिक्षा और शारीरिक क्षमता दोनों के माध्यम से सबल बनाता था, शक्तिशाली बनाता था, और इन दोनों के माध्यम से लोगों को संगठित भी करता था और राष्ट्र सेवा करने के लिए प्रेरित करता था। और नेशन फर्स्ट का कॉन्सेप्ट इसी संगठन के द्वारा लाया गया था, राष्ट्र पहले। और इसका जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि लोगों को इतना संगठित और सबल बना दिया जाए शिक्षा और विविध कार्यों के द्वारा कि वो फाइनली आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होकर के लड़ सके। तो ये समझ लो कि अभी का जो आरएसएस है, 1925 में जो हेड गवार ने आरएसएस की स्थापना की, वो एक तरह से ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है। इसी से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की नाम सुने हैं आप लोग? ठीक है, बताइए अगर आपको पता है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। वेरी गुड। और भारत में किसके द्वारा न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और इसका एक शाखा 1879 में 79 में मद्रास के अडेयार में स्थापित हुआ था। यही ना, जिसके प्रमुख श्रीमती एनी बेसेंट थी। एक क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ये सब आप लोग नोट डाउन भी करते चलना।
महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? ऑप्शन है महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रामाबाई या गोपाल हरि देशमुख। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? लोक ऑप्शन है महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख या रमाबाई रानडे। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही आंसर है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख दरअसल ये एक जज थे, न्यायाधीश थे, और इन्होंने राष्ट्रीयता को या नेशनलिज्म को प्रमोट किया था। और जो आप लोग देखते हैं कि गांधी जी खादी और चरखा की जो बात करते थे, आत्मनिर्भरता की बात करते थे, वो कहीं ना कहीं गोपाल हरि देशमुख के आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। गोपाल हरि देशमुख स्वयं अपना चरखे से सूत तैयार करते, वस्त्र बनाते और उसी वस्त्र को वो धारण किया करते थे। और एक बार की तो बात है कि वो जब 1876 में दिल्ली दरबार लगा था तो उस समय अपने द्वारा बनाए गए वस्त्र को ही पहन करके उस दरबार में गए थे, ये संकेत देने के लिए कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम आपके कपड़े, इंग्लैंड से आए हुए कपड़े पर निर्भर नहीं है। तो ये इन्हीं को लोक हितवादी कहा जाता था। एक और नाम डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे, इनका नाम सुने आप लोग? डी.के. कर्वे, डी.के. कर्वे, अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। डी.के. कर्वे अपने किस योगदान के लिए याद किए जाते हैं? सती प्रथा, शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा या विधवा पुनर्विवाह। डी.के. कर्वे को उनके किन कार्यों के लिए याद किया जाता है? सती प्रथा पूछा जाता है अक्सर, इसलिए इनको थोड़ा सा याद रखना है। सती प्रथा, शिशु हत्या, विधवा पुनर्विवाह या स्त्री शिक्षा। तीनों ने ये विशेष करके विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के लिए, नारी शिक्षा और विडो रीमैरिज के लिए प्रयत्नशील थे। और इन्होंने ही एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया था, विधवा आश्रम संघ, विधवा आश्रम बनाया था। और डी.के. कर्वे ही महाराष्ट्र में पहली महिला विद्यालय की स्थापना की थी, कॉलेज की स्थापना किया था इन्होंने ही। तो ये महिलाओं की शिक्षा और विधवाओं के पुनर्विवाह पर बहुत जोर दिया करते थे। एक और क्वेश्चन है कि
गुजरात में विधवाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए, गुजरात में डीके कर्वे महाराष्ट्र में थे, तो गुजरात में विधवाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिराव फुले, विष्णु शास्त्री पंडित या पंडित रमाबाई। गुजरात में, महाराष्ट्र में तो डीके कर्वे और ज्योतिराव फुले जैसे लोग थे, रानाडे जैसे लोग थे। गुजरात में कौन से वो थे, व्यक्ति थे या सुधारक थे जिन्होंने विधवाओं के स्थिति में सुधार करने के लिए या पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले, विष्णु शास्त्री पंडित या पंडिता रमाबाई। वेरी गुड, वेरी गुड। विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक एक पत्रिका भी निकाला था। सत्य प्रकाश। एक और क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहां पे था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में था। संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खान। तो इनके बारे में कुछ दो कथन है, स्टेटमेंट है, अब बताइए कि ये सही है कि नहीं है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे। स्टेटमेंट 1, सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे। ऑप्शन 2, इन्होंने मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अब इनमें से बताइए कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। बोलो। बोलो जल्दी, 30 सेकंड का ओनली टाइम, इसीलिए तो पूछा गया है। आप लोग ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। तो ये सैयद अहमद खान कांग्रेस के समर्थक नहीं थे, बल्कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ही ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको बढ़ावा दिया गया था। तो कांग्रेस के समर्थक कभी नहीं थे। और ये बनारस के राजकुमार के साथ मिल करके कांग्रेस को कमजोर करने के लिए इन्होंने कई संगठन भी बनाए थे, अगर आप लोग को याद हो तो ये कांग्रेस के समर्थक बिल्कुल नहीं थे। और दूसरा, इन्होंने जो स्कूल कॉलेज खोला था वो इस्लामिक शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान और तकनीक की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुसलमानों के बीच में खोला गया था। आप लोग को पिछले
डिबेट में भी हम लोग इस पे बात किए थे, इनके बारे में हम लोग बात किए थे, शायद आप लोगों को ध्यान नहीं है। तो ये गलत है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोग के लिए। ये क्वेश्चन है दरअसल विवाह से संबंधित, जो समाज सुधार के दौरान विधवाओं का विवाह, बच्चों का विवाह से संबंधित ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नंबर 1, 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। दूसरा कथन है इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1931 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में बना था। ऑप्शन सी है वर्ष 1948 में शारदा एक्ट में बदलाव कर लड़की के विवाह की आयु 16 वर्ष और लड़के के विवाह की आयु 19 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन डी है, कौन गलत है? ऑप्शन डी है 1891 में बहराम जी मालाबारी के प्रयास से एज ऑफ कंसेंट बना था। एज ऑफ कंसेंट ये आप लोग नहीं बता पाएंगे, हमको पता है, ठीक है। याद रखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। सी ऑप्शन था कि 1948 में 1948 में शारदा एक्ट आया था और इसमें लड़की की विवाह की उम्र 16 वर्ष और लड़के की विवाह की उम्र 19 वर्ष कर दी गई थी। तो ऑप्शन ए तो सही है, 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। इन्फेंट मैरिज एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी शारदा एक्ट दरअसल 1928 में लाया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए। और ये एक ऐसा एक्ट है जो कई बार संशोधित हुआ था। और इसी एक्ट में वर्ष 1978 में संशोधन करके लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। यही शारदा एक्ट। बोलो 1978 में शारदा एक्ट में लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। अभी जो संशोधन हुआ है इसी एक्ट में हुआ है और लड़कियों की आयु कितनी कर दी गई है? मिनिमम 24।
एक करंट न्यूज है जो आपको जानना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर में गोबर धन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अब ये गोबर धन योजना वर्ष 2018 में शुरू किया गया था और ये एक तरह से स्वच्छ भारत मिशन और भारत में जैविक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आप कह सकते हैं कि क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत का एक प्रयास है। गोवर्धन संयंत्र जो इंदौर में स्थापित किया गया है, ये एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। गोबर या आप कह सकते हैं कि गोबर गैस प्लांट, यानी कि आप ये एक तरह से बायो सीएनजी है और इसके वेस्ट को एक तो हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे और दूसरा इस गैस से बिजली का भी उत्पादन होगा। और आपको पता होगा कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में गोबर धन का या गोबर का बहुत बड़ा योगदान है। इससे जहां एक और क्लीन सिटी या स्वच्छ भारत मिशन को बल मिलेगा, तो दूसरी ओर क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोबर प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसमें पशुओं के गोबर और सॉलिड जो वेस्ट होता है जैविक, कृषि से संबंधित, कृषि और उससे गतिविधियों से संबंधित, जैसे कि पराली हुआ, डंठल हुआ या और भी कुछ फसलों के अवशेष हुए, गोबर के साथ डाला जाएगा और उससे जो गैस निकलेगा उसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में, बिजली उत्पादन के रूप में किया जाएगा। तो इससे दोनों ही काम होगा, एक तो स्वच्छ भारत का भी मिशन फलीभूत होगा, सक्सेस होगा, दूसरी ओर एनर्जी की कमी, तीसरी ओर जीरो आप कह सकते हैं कि कचरा मुक्त, गार्बेज फ्री सिटीज डेवलप होगा, कचरा मुक्त शहर होगा, विकसित होगा और एनर्जी भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है गोवर्धन संयंत्र। और याद रखिए, गोवर्धन योजना वर्ष 2018 में ही शुरू किया गया था और ये जो संयंत्र है या प्लांट है, ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसमें प्रत्येक दिन 550 टन, 550 टन जैविक कचरे को ट्रीट किया जाएगा, उपचारित किया जाएगा। अब अगर आपके पास आसपास इर्द गिर्द गोबर दिखे तो उसको वेस्ट मत समझिएगा। अभी आपको बता रहे हैं कल का न्यूज कि कुवैत को 150 मिलियन टन गोबर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब गोबर एक ऐसा जैविक खाद है
ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए जब हम लोग एनर्जी सेक्टर पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो ये बहुत बार आएगा। अभी के समय में एनर्जी का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी यानी ऐसे एनर्जी जिसका सोर्स कभी खत्म ही नहीं होगा, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी, और उसी में जैविक ये गोबर। अब सरकार इस पे फोकस की है और इसको बढ़ावा दे रही है। और जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत थे जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सबों को अब अवॉइड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है। और भारत का ये टारगेट है कि 2040 तक और 2075 तक तो हम पूरे 2070 तक तो हम पूरे के पूरा ग्रीन एनर्जी पे डिपेंड हो जाएंगे। हमको नहीं चाहिए बायोफ्यूल, पेट्रोल, डीजल। इसी वजह से आज जितने भी गल्फ कंट्री हैं, एक तो वहाँ तेल भी खत्म हो रहा है, दूसरा अपना जो इकोनॉमिक पैटर्न है तेल बेच करके जो अभी तक से अपना इकोनॉमी चला रहे थे, अब वो उसको स्विच कर रहे हैं। अब अरब देश क्या कर रहे हैं कि अपने देश को टूरिस्ट मोड में या आप कह सकते हैं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं। लग्जरियस सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो एंजॉय करने के लिए आए, रहने के लिए आए, उनके पास घूमने के लिए आए। पेट्रोल और डीजल का मांग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज आप देख रहे होंगे कि एक नूपुर शर्मा के बयान पे पूरा ओआईसी कंट्री एक होकर के बोलने लगा, खिलाफ होकर के बोलने लगा। क्यों ऐसा है? इसके पीछे कारण ये नहीं है कि प्लम्बर का बदनामी कर दिया गया या प्लम्बर के खिलाफ कुछ बोल दिया गया। इसके पीछे मूल मकसद ये है कि भारत धीरे धीरे अब अरब देशों पर अपने तेल की निर्भरता को स्विच कर रहा है, हट रहा है और रसिया के साथ 35% कम रेट पर डीजल पेट्रोल मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मिर्ची वही लगा है उन लोगों को जिसके खिलाफ ये इतना बवाल हो रहा है। गलत कुछ भी नहीं बोली है, लेकिन ये उनके लिए भाई नाकाबिले बर्दाश्त है। आपके लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो आप जब किसी को बोल देते हैं तकलीफ हो जाता है, क्योंकि हम और आप ऐसा शुरू से ही इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखे हुए हैं। भूत आया, भूत देख करके डर जाओ, और जब आप भूत को पलट करके अटैक करते हैं तो आप पूरी व्यवस्था को पे अटैक करने लगते हैं। तो ये जो भय का माहौल बनाया गया है ये इसी कारण, इसके पीछे कारण है ये तेल का खेल है, नहीं तो उनकी औकात नहीं है। भारत के लोग जितना उनसे लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा यहाँ से जाता है। लोग कहते हैं कि भारत का रेमिटेंस आता है वहाँ से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा वहीं से आता है। गल्फ कंट्री में जो लोग काम करते हैं वो लोग भारत पैसा भेजते हैं। तो भारत भी तो गेहूं चावल भेजता है वहाँ पे। अगर बंद कर दे तो खाने के लिए मरने लगेंगे लोग। स्थिति ऐसी हो जाएगी और उनको कोई मदद करने वाला नहीं है। रूस यूक्रेन था तो रूस यूक्रेन अभी आपस में ही उलझा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भारत के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए क्या कतर हो, क्या कुवैत हो, क्या सऊदी हो, सब के सब फिर से भारत के साथ मित्रता के हाथ बढ़ाने लगे हैं। वो भ्रम में थे कि भारत उन पर निर्भर है। हम लॉकडाउन में 2 साल कितना पेट्रोल और डीजल खपत किए होंगे? क्या हम जीवित नहीं रहे? खाएंगे तो नहीं ना पेट्रोल और डीजल। तो हम पेट्रोल और डीजल के बिना रह सकते हैं। हमको कहीं से भी पेट्रोल और डीजल मिल जाएगा, उससे सस्ते रेट पे ही मिलेगा। लेकिन भारत जानबूझ करके ऐसा उनके साथ रखता है क्योंकि बहुत बड़ी एक आबादी उन देशों में रहती है। भारत जिस दिन उधर देखना बंद कर दे, लोगों को भेजना बंद कर दे, आप यकीन नहीं करेंगे कि जितने गल्फ कंट्री में जितने पॉपुलेशन है उतनी आबादी यहाँ पे मुस्लिमों की भारत में है। 35 करोड़ आबादी हो गई है इनकी। कतर की आबादी मात्र 15 लाख है।
उसमें भी 27 से 28% भारतीय हैं। तो इतनी कम आबादी वाला नोएडा इतना बड़ा है, कतर जितना बड़ा आपका नोएडा है, इतने छोटे छोटे मुल्क, लेकिन तेल का खेल है। तेल के वजह से वो आज इतने रिच बने हुए हैं। और ये जो उम्मा उम्मा करते रहते हैं, उम्मा का कब उइमा हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। वहीं पे बगल में इजराइल रहता है, छोटा सा मुल्क है। इनके 53 कंट्री को ऐसे नचा करके रखता है। जब चाहता है तब घुस के मारता है। भारत का भी जो सोच है बिल्कुल बदल गया है। भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं खेलता है, भारत फ्रंट फुट पे खेलता है। अगर आप इसके साथ गलत करेंगे तो 2 दिन में आपको औकात मिला देगा। भीख मांगने वाला भारत गया जमाना कि आपसे भीख मांग रहे हैं। हाँ, अब वो जमाना गया। आने वाले 5 सालों के बाद तो ऐसा इलाज हो जाएगा, ऐसा इलाज हो जाएगा। जिस देश की जीडीपी वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट जीडीपी है, जिस देश की आबादी दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, जिस देश में किसी भी तरह के संसाधनों का कोई कमी नहीं है, उस देश को जिस देश का बाजार विश्व का सबसे बड़ा बाजारों में से एक है, उस देश को कैसे आप आंख दिखा सकते हैं? आप छोटे छोटे मुल्क हैं, ये सोचते हैं कि तेल नहीं भेजेंगे। मत भेजिए तेल। आने वाले समय में आप देखिएगा, अचानक 1-2 साल के अंदर में ऐसा ऑर्डर सर्कुलेशन पास हो जाएगा गवर्नमेंट की ओर से कि जितने भी डीजल पेट्रोल का उपयोग है सब बंद करो। सब इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी वाला या हाइब्रिड या सोलर पे चलने वाला इस तरह के व्हीकल इक्विपमेंट से आ जाएंगे। खत्म करो। छोटे छोटे हाउस होल्ड एनर्जी प्लांट स्थापित कर दिया जाएगा। सबके घर पे सोलर प्लेट लग जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। आने वाले समय में इसी का ये है चलन है। हाइड्रोजन एनर्जी का प्रयोग किया जाने लगेगा। आप अपना तेल रखे रहिए। कितना तेल लीजिएगा, कोई तेल आपका खरीदेगा ही नहीं। ऐसे भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर के दुनिया थोड़ा संवेदनशील है। और अमेरिका विश्व में सबसे ज्यादा तेल का भंडार है अमेरिका के पास। अब पहले वो बचा करके रखता था, अब वो भी अपना यूज करने लगे क्योंकि उसको पता है। और कई ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसको लेबोरेटरी लेवल पर दबा करके रखा गया है, इसीलिए ताकि तेल कम से कम खत्म कर लिया जाए। जितना कमाना है कमा लिया जाए। और वो टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो तेल का खेल वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए जितने भी गल्फ कंट्री हैं, खाड़ी देश हैं, वो अपने इकोनॉमी को स्विच कर रही है, अपने पैटर्न को बदल रही है। नहीं तो वही ये 1937 से पहले ये सारे देश जो अपने आप को आज इतने डेवलप मानते हैं, इनकी स्थिति ऐसी थी, इन मुल्कों की स्थिति ऐसी थी कि एक गिलास पानी के लिए सैकड़ों किलोमीटर चल दिया करते थे। जो कहते हैं लोग कि मुगल यहाँ से आए वहां से आए, आकर करके बड़ी बड़ी इमारतें बनाए, उनके यहाँ जा करके देखिए तो आज भी वहां का निर्माण, अगर फॉरेन इंजीनियर ना हो तो वहां का निर्माण के स्टाइल मोहल्ला का तकनीक से भी घटिया है। और कहते हैं कि हम बड़े बड़े इमारत बनाए, ये बनाए, ताजमहल बनाए तो जामा मस्जिद बनाए तो लाल किला बनाए तो ये बनवाए वो बनवाए। ये भी तर्क दिया जाता है कि मुगलों के समय में भारत का जीडीपी या ग्रोथ रेट 12% था। अबे तो 12% यहीं के लोगों का था, तुम थोड़े ना लेकर के इकोनॉमी वहां से आए थे। तो यहीं के लोगों का था। यहाँ के लोग तो उस आपके आने से पहले तो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। तो एंशिएंट पीरियड से देखो तो पूरा यूरोप, पूरा रोम, बेंजेंटाइन साम्राज्य, सब का इकोनॉमी यहीं से हैंडल होता था। आज का थोड़े ना है भारत का इकोनॉमी बेहतर। तो थोड़ा सा भारत को स्वाभिमानी होना पड़ेगा और उस राह पे निकल चुका है, अब वहां से वापस नहीं आएगा।
कल हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंदी है इसीलिए आज हम उसको अभी नहीं शुरू कर पा रहे हैं। और हिस्ट्री वाला ये क्वेश्चन था। और हिस्ट्री का और कौन सा सेगमेंट बचा हुआ हम लोगों का जो डिस्कस करना था, जिस पे क्वेश्चन पूछना था।